नमस्कार, आप देख रहे हैं ढाका एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। अमेरिका ने जो काबुल एयरपोर्ट के पास फिदाइन को निशाना बनाकर रॉकेट दागा था, उस रॉकेट में उन 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज के नाम लिखे थे जो काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में शहीद हो गए थे। रॉकेट की तस्वीर अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में देखेंगे। इस तस्वीर में आप देखेंगे कैसे रॉकेट में सबसे पहले लिखा था RIP, यानी कि रेस्ट इन पीस, और उसके नीचे एक एक करके 13 शहीद मरीन कमांडोज के नाम दर्ज किए गए और सबसे नीचे लिखा है वी विल रिमेंबर 26 अगस्त 2021, यानी कि हम वो तारीख 26 अगस्त 2021 की हमेशा याद रखेंगे जिस दिन काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। यानी कि अमेरिका ने कहकर अपने 13 शहीदों की मौत का पूरा बदला लिया है, नाम लेकर बदला लिया है। आपको याद होगा कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल ब्लास्ट में सार्जेंट निकोल गी शहीद हो गई थी। सार्जेंट योहानी रोजारियो पिकाडो भी शहीदों में शामिल थी। लांस कॉर्पोरल डेविड एस्पिनोजा भी ISKP के अटैक में शहीद हो गए थे। इन 13 नामों को दर्ज करके एक बात अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दी कि किसी भी तरीके के आतंकी हमले को वो बिना जवाब दिए जाने नहीं देंगे। अफगानिस्तान की जेलों से हिंदुस्तान के कई बड़े दुश्मन फरार हो चुके हैं। यही है तालिबान की सच्चाई। एक तरफ वो बोलते हैं कि वो भारत के साथ नए और बेहतर रिश्ते बनाने को तैयार हैं, दूसरी तरफ भारत के दुश्मनों को वो लगातार शय दे रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आतंकी एजाज अहमद अहंगर का। भारत के लिए नया खतरा है आतंकी एजाज अहंगर। ISI का ये मोहरा अब अफगानिस्तान की जेल से फरार हो चुका है और ये उन कई बड़े दुश्मनों में से एक है जो कि एक एक करके अफगानिस्तान की जेलों से रिहा किए गए हैं या तो अफगानिस्तान की जेलों से फरार होने में कामयाब हुए हैं। अबू उस्मान अल कश्मीरी तालिबान के सत्ता में आने के बाद जेल से फरार हो गया था। अप्रैल 2020 में अफगान सेना ने अहंगर को गिरफ्तार किया था। अहंगर भारतीयों को आतंकवादी संगठनों में भर्ती कराने के लिए जाना जाता है। अहंगर के फरार होने के बाद भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की अब चिंता भी बढ़ गई है। जायज सी बात है, उनको यह आशंका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अहंगर को POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पनाह दे सकती है और जम्मू कश्मीर में दम तोड़े आतंकवाद को जिंदा करने के लिए एक बार फिर अहंगर का इस्तेमाल हो सकता है। भारत के लिए नया खतरा, आतंकी एजाज अहंगर। एजाज अहमद अहंगर और अबू उस्मान अल कश्मीरी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन। इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का आतंकवादी। पहले अलकायदा में शामिल हुआ, उसके बाद ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत में शामिल हो गया और पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंच गया। भारत की खुफिया एजेंसीज इस बात से चिंतित हैं कि ISI, तालिबान, ISKP और आतंकवादी अहंगर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई भी टेररिस्ट आएगा, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन जनरेट करके आर्मी के साथ ऑपरेशन लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज करना, जो थ्रेट है न्यूट्रलाइज करना। जो भी चैलेंजेस आएगा आगे हम लोग प्रोफेशनल ढंग से हैंडल करेंगे और हम लोग पूरा अलर्ट हैं। ISI का मोहरा अहंगर कश्मीर के लिए खतरा। आतंकवादी अहंगर श्रीनगर के नवाक दल का रहने वाला है। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज जम्मू कश्मीर में अहंगर के सभी संपर्क सूत्रों को खंगाल रही हैं। वजह यह है कि अहंगर ने ISKP और उससे पहले अलकायदा में रहते हुए ISI के इशारों पर ही काम किया है। मैं कहीं बाहर के दुनिया के लोगों को यहाँ नहीं बताना चाहता, मगर याद रखें कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है हमारे ग्रुप में, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आतंकी अहंगर कश्मीर में पाकिस्तान का मोहरा। अहंगर कश्मीर को जानता है क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का सूत्रधार माना जाता है। इसलिए आशंका यह है कि आतंकवादी अहंगर को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। ISIS का खतरनाक आतंकवादी एजाज अहंगर कई सालों से आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त है।
एक से एक खतरनाक घटनाएं इसने अंजाम दी हैं। एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि मानवता के नाम पर कलंक है। अफगानिस्तान में हुए गुरुद्वारा के हमले में भी इसका नाम था और आज ये जाना जाता है कि ये रिक्रूटमेंट में एक्सपर्ट है और भारत के खिलाफ ये ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है। आतंकी अहंगर बनेगा देश के लिए बड़ा खतरा। 55 साल का आतंकी अहंगर 90 के दशक से पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश भी गया और आईएसआई की शह पर इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर आतंकी संगठन में आतंकियों के मुख्य भर्तीकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक आतंकी अहंगर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा और भारत के युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती कराने में इसका बड़ा हाथ रहा। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत और कश्मीर के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। एजाज अहंगर की खास बात है कि वो एक भर्ती के लिए जाना जाता है, रिक्रूटमेंट के लिए जाना जाता है। ये एक खतरनाक बात है और भारत को इसके ऊपर चेक करना चाहिए और जरूरत पड़े तो जल्दी से जल्दी एजाज अहंगर को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आतंकी अहंगर फरार या आईएसआई की पनाह में। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादी अहंगर का पुले चरखी जेल से भाग जाना भारत में सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि अहंगर एक सक्रिय आतंकवादी है। साल 2020 में काबुल गुरुद्वारे हमले में वो शामिल था, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। बाद में उसे एनडीएस ने आईएसकेपी कमांडर असलम फारूकी के साथ गिरफ्तार किया था। काबुल जेल से फरार हुए लोगों में एक ऐसा भी शख्स था जिसका नाम एजाज अहमद अहंगर बताया जाता है। जम्मू कश्मीर से रहने वाला एजाज अहमद अहंगर ये बताया जाता है कि 90 में जेल से छूटने के बाद बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान में चले गए और वहाँ पर काफ़ी सालों तक रहने के बाद अपनी बेस जो है अफगानिस्तान में शिफ्ट कर ली, जहाँ पर उन्होंने इस्लामिक स्टेट बाकियों के साथ इस्टेब्लिश किया। उनके दामाद और उनके बेटे भी इस जंग में मारे गए और अभी तक अब उसके निकलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस यही पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या वो अब कोई बड़ा हमला करने की साजिश में है। कैमरा पर्सन महराज मीर के साथ ईशान वानी, टाइम्स ऑफ भारत। तो एजाज अहंगर का जेल से भाग जाना भारतीय एजेंसियों के लिए चिंता का सबब क्यों बना? क्या है इसके आतंकी की हिस्ट्री? आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों को इसने अंजाम दिया है। खास तौर पर एक गुरुद्वारे में जो 2020 काबुल गुरुद्वारे में अटैक हुआ था, उसमें भी इसका हाथ था। 25 मार्च 2020 को आपको याद होगा कि काबुल के एक गुरुद्वारे पर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि एजाज अहंगर उसके पीछे का मास्टरमाइंड था। आईएसआई खुरासान के कई हमलों को इसने ना सिर्फ प्लान किया है पर उनको अंजाम भी दिया है। और सबसे जरूरी बात कि आईसिस खुरासान के लिए ये एक रिक्रूटर था, यानी कि जो भोले भाले युवक हैं उनको ये आतंकी बनाता था, अल कायदा और आईसिस के साथ मिलकर। हमारे संवाददाता ईशान वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त एजाज अहंगर कहां मौजूद हो सकता है? सुरक्षा एजेंसियों का क्या अनुमान है? ईशान। देखिए, जैसे ही वो जेल से छूटे, जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, तभी सुरक्षा बलों को यही चिंता थी कि ये जो आतंकी है जिसका नाम जुड़ा हुआ है काबुल में जो गुरुद्वारे पर अटैक हुआ या प्रीवियसली जब वो कश्मीर में थे, वो कहाँ हैं। अब ये पता लगा जा रहा है कि वो कहाँ हैं, कैसी स्थिति में है, क्योंकि काफ़ी सारे इनपुट जो है एजेंसी जनरेट कर रही हैं और करने की कोशिश कर रही है अफगानिस्तान से। कि जब वो जेल से छूटे, हमने काफ़ी सारी तस्वीरें देखी कि कैसे वो लोग जब जेल से भाग के निकल रहे थे। देखिए, जहाँ तक बात करें तो नंगरहार एक ऐसी जगह रही है अफगानिस्तान में जहां पर आईसिस का काफ़ी दबाव रहा है। हो सकता है वो ट्रैवल बैक करके वहीं चले गए हों जहां पर उनकी फैमिली भी, कुछ मेंबर्स कहा जा रहा था रिपोर्ट्स के अनुसार कि वो भी वहीं पे थे। जब भी उन्होंने पाकिस्तान से निकलकर जब अफगानिस्तान में अपनी बेस शिफ्ट कर ली, पहले वो अलकायदा के साथ थे और अलकायदा के बाद उन्होंने जो है इस्लामिक स्टेट का रुख किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों का ये दावा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये दावा था कि वो जो है काफ़ी सारी गतिविधियों में मुलविस थे, चाहे वो काबुल में गुरुद्वारे पर अटैक हो या जम्मू
जम्मू कश्मीर से, केरला से या बाकी अन्य स्टेट से लड़कों को अपनी तरफ रागिब करना, उससे हमने ये भी रिपोर्ट किया था पहले कि कैसे केरला से काफ़ी सारे लोग जो है आईसिस आइडियोलॉजी में रिक्रूट हो रहे थे। तो ऑनलाइन उस सुरक्षा एजेंसियों का दावा था कि ऑनलाइन वो रिक्रूट कर रहे थे इन लड़कों को, और उनको जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे उनको जो है वहीं पे बोला जा रहा था कि वो क्या एक्टिविटीज़ करें, उनके लिए क्या रोल था, उनको स्पेसिफाई किया जा रहा है। उनके जो दामाद और बेटे थे, रिपोर्ट ये हैं कि उन्होंने ही पहले इस्लामिक स्टेट जो वलिया हिंद जिसको बताया जा रहा है, जो कि इंडिया फोकस ग्रुप है इस्लामिक स्टेट का, उसको बनने में उन्होंने काफ़ी मदद की। लेकिन बाद में उनका बेटा जो है एक गन फाइट में मारा गया, जो कि एनडीएस और नाटो फोर्सेस के बीच में हुई नंगरहार में, और उसी के बाद जो है एक ड्रोन स्ट्राइक हुई जिसमें उनके दामाद भी मारे गए। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था, और चिंता यही है कि जो उन्होंने बेस बनाई है क्या उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि अभी भी यहाँ से मैगजीन्स पब्लिश होती हैं, जो कि पहले दावा किया गया था कि यही वो शख्स है जो मैगजीन जो है कश्मीर सेंट्रिक या इंडिया सेंट्रिक पब्लिश करता था। उसके अरेस्ट होने के बाद भी जो है ये मैगजीन पब्लिश होती थी। पर यह देखना होगा कि क्या कुछ नया आता है उन मैगजीन्स में इसको लेकर, या कुछ और कोशिश की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और बाखूबी वाकिफ़ हैं कि कैसे इंडिया में एटमॉस्फेयर है, क्या चल रहा है। तो उसको देखते हुए सुरक्षा में काफ़ी जो चिंता है कि कैसे उसको ट्रैक डाउन किया जाए और पता लगाया जाए कि वो कहाँ है इस समय। जी बिल्कुल। और आईसिस खोरासान की नजर अब क्या कश्मीर के ऊपर भी पड़ सकती है एजाज अहंगर के जरिए? देखिए, आईसिस कश्मीर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया, और उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान बैक जो ग्रुप्स है, चाहे जैश हो, हिज़्ब हो, लश्कर हो, उनकी आपस में नहीं बनती थी, और इसीलिए जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। और बट हालांकि ये भी है कि उनके जो है काफ़ी सारे ग्राउंड पे अभी भी लोग हैं जो कि छोटी मोटी गतिविधियों में मुलविस हैं। काफ़ी सारे मैगजीन जो है कश्मीर सेंट्रिक पब्लिश होते हैं। आपको हाल ही में जब NIA ने काफ़ी सारी जगह रेड किया तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जो मैगजीन है उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे रेड किया, और उनमें से कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। अनंतनाग की बात करें, वहां से भी अरेस्ट किया जो कि टच में थे हैंडलर से। और इससे पहले भी जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनके तार कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे। अफगानिस्तान में खुरासान जो आईसिस के दावा था कि वहां से ये मैगजीन पब्लिश होती है, तो वहीं से जुड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या फिर से वो रिवाइवल होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि आईसिस जो है डाउनफॉल में था। क्या ये कश्मीर में आईसिस को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, या फिर वहीं जैसे NIA क्रैकडाउन कर रही थी इस केसेस पे वो जारी रहेगा? जी, सारी जानकारी के लिए ईशान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल 31 अगस्त बस अब कुछ ही घंटे दूर है, यानी कि कल अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर वापस जा रही है। अमेरिका की वापसी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका आतंकी तालिबान के हाथ करीब 9 लाख छोटे बड़े हथियार छोड़कर जा रहा है। ये इतने हथियार हैं कि तालिबान किसी भी देश में तबाही ला सकता है। हथियारों की मात्रा इतनी ज्यादा है जो कुछ बड़े देशों के पास भी नहीं है। हम पहले आपको अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों की पूरी लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उसके असर से आगाह कराना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि तालिबान कैसे इस आतंकी संगठन के पास इतने हथियारों का होना खास तौर पर भारत के लिए बेहद घातक है। तालिबान के कब्जे में वो सारे हथियार आ चुके हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर जा रहा है। इन हथियारों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कई बड़े देशों के पास भी नहीं। तालिबान के कब्जे में अमेरिका के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार, विमान और दूसरे सैन्य साजो सामान है। अमेरिका की सेना 31 अगस्त यानी कल अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका वापस जा रही है। क्या अमेरिका का अफगानिस्तान को ऐसे वक्त में छोड़कर जाना गैर जिम्मेदाराना नहीं, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों को तालिबान जैसे आतंकियों के हाथ में दे देना किस तरह वाजिब है? आईसिस के यानी कि खुरासान उस इलाके में जो अफगानिस्तान में एक्टिव हुई, और तालिबान और आईसिस के शुरू में एक साथ गठजोड़ था और पाकिस्तान का उसको पूरा सपोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि आईसिस के जो है वो भारत में अपना नेटवर्क फैलाए। इसके लिए पाकिस्तान ने उनको लॉजिस्टिक्स दिए, और बिना पाकिस्तान बाउंड्री को क्रॉस किए हुए, बॉर्डर को क्रॉस किए हुए ये अफगानिस्तान में नहीं आ सकते थे। पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल्स को आईसिस के साथ में लिंक किया, और जम्मू कश्मीर से लगी बॉर्डर पे इनकी ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड्स भी हुए।
जो बाइडेन सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जिम बैंक्स ने कहा, We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unbelievably, unfathomable to me and so many others, is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. बात वाकई चिंताजनक है। तालिबान, जिसकी पहचान ही आतंकवाद है, जो पाकिस्तान की आईएसआई का मोहरा बन चुका है, उसके पास इतनी ज्यादा मात्रा में हथियार होना न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में सोवियत रूस द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका की CIA और ISI और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर तालिबान का गठन करवाया। इनको सारी ट्रेनिंग, हाइड आउट्स, उनके फैमिली के रहने के इंतजाम सारे पाकिस्तान ने अपने अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में किए और उसके बाद में इनको ट्रेन करके हथियारों के साथ और फंडिंग के साथ में अफगानिस्तान में उनको इन्फिल्ट्रेट किया और धीरे धीरे वहाँ पर इनकी गतिविधियाँ बढ़ती गई। अमेरिकी कांग्रेस की युद्ध के खर्चों पर नजर रखने वाली SIGAR यानी ऑफिस ऑफ द स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक अमेरिका ने $88 अरब यानी करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए अफगान सेना की ट्रेनिंग और हथियारों पर खर्च किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2002 से 2017 तक अमेरिका ने अफगान सेना को $28 अरब यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार दिए। एक और रिपोर्ट में इस खर्च को 2001 से 2021 के बीच $35 अरब यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बताया गया। 2.5 लाख करोड़ के अत्याधुनिक हथियार तालिबान के पास है। इसका सीधा मतलब ये कि हथियार पाकिस्तान के पास है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान की मिलीभगत अब जग जाहिर है। आशंका ये कि तालिबान से यह हथियार मिलने के बाद पाकिस्तान उन्हें कश्मीर में इस्तेमाल कर सकता है। आईसिस के जो है वो भारत में अपना नेटवर्क फैलाए, इसके लिए पाकिस्तान ने उनको लॉजिस्टिक्स दिए और बिना पाकिस्तान बाउंड्री को क्रॉस किए हुए, बॉर्डर को क्रॉस किए हुए ये अफगानिस्तान में नहीं आ सकते थे। पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल्स को आईसिस के साथ में लिंक किया और जम्मू कश्मीर से लगी बॉर्डर पे इनकी ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड्स भी हुए और धीरे धीरे इन्होंने अपना नेटवर्क भारत के कुछ अति संवेदनशील प्रांतों में, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और भी दूसरे प्रांत शामिल हैं, वहाँ पर इनका नेटवर्क का जो डेवलपमेंट होने की कोशिश की गई। हालांकि हम उस पर काबू पाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। अब सवाल ये कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की यह हथियार वाया तालिबान पाकिस्तान के हाथ लग गए तो क्या होगा? क्या भारत इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? तालिबान को जो हथियार मिले हैं अमेरिका से, अगर वो पाकिस्तान के पास पहुंच भी जाते हैं तो इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी, PSF, इंटेलिजेंस पूरी तरह से तैयार है और जिस किसी ने भी इन हथियारों के साथ भारत की सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की या इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आकर किसी प्रकार की भी गड़बड़ की कोशिश की तो उसको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाए। SIGAR की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने से पहले तक अफगान सेना के पास कई बड़े हथियार थे। इनमें 6 लाख M16 असॉल्ट राइफल्स, 1,62,000 संचार उपकरण, रात में सेना के ऑपरेट करने के लिए 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, मशीन गन, तकरीबन 1 लाख वाहन और 16,000 के करीब खुफिया सर्विलांस से जुड़े उपकरण शामिल हैं। इस साल जून तक अफगान सेना के पास 211 एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई गई थी। इनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर A-29 सुपर टुकानो अटैक एयरक्राफ्ट और C-208 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी शामिल थे।
और ये सारे सैन्य साजो सामान अब तालिबान के कब्जे में है। तालिबान के पास इन साजो सामान को इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित लोग नहीं हैं। इसलिए इस बात की आशंका ज्यादा कि तालिबान पाकिस्तान को यह हथियार सौंप सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो कौन कौन से हथियार, विमान और गाड़ियां इस वक्त तालिबान के कब्जे में है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। तालिबान के कब्जे में सबसे पहले 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, जो कि दुनिया भर में से 85% देशों में से ज्यादा है। इसके साथ साथ मी-17 चॉपर्स, उनके पास 32 ऐसे चॉपर्स हैं। आपको यह भी बता दें कि MD-530 चॉपर्स यानी कि हेलीकॉप्टर्स हैं 40 से ज्यादा, 43 ऐसे चॉपर्स तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि कैसे तालिबान कांधार के एयरपोर्ट पर, एयर स्ट्रिप पर एक ब्लैक हॉक को गाड़ी की तरह दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के इनके हाथों में एक इतना एडवांस्ड चॉपर पहुंच चुका है। राइफल की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख आधुनिक राइफल जो अमेरिकी फौज के पास थी, जो वो अफगान फौज के लिए छोड़ के जा रहे थे, ऐसे 3.5 लाख हथियार, गन्स अब तालिबान के कब्जे में है। 3,500 M4 कार्बाइन इनमें शामिल है। साथ ही साथ 64,000 मशीन गन भी हैं। कई तालिबान लड़ाकों के हाथ में आपने मशीन गन देखी होगी, जो कि एयरपोर्ट के आसपास खास तौर पर जो वो राउंड्स लगाते हैं, चौकसी करते हैं। कई सारे तालिबान लड़ाके देखे गए थे जो हवा में फायरिंग भी की थी, जिनमें भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उनके पास या तो ये ऑटोमेटिक राइफल है या फिर कार्बाइन है। 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं और 1.25 लाख के आसपास आधुनिक पिस्टल है। ये तो हो गए वो आधुनिक हथियार। करीब 10,000 उनके पास रॉकेट आधारित हथियार हैं और 2,500 के आसपास बाकी के स्मॉल वेपन्स यानी कि और हथियार हैं। युद्धक वाहन 75,000 से ज्यादा युद्धक वाहन है। मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल 31 है और साथ ही साथ 3,000 से थोड़े ज्यादा हमवीज युद्धक वाहन है। यानी कि आपने बहुत सारी अमेरिकी फिल्मों में देखा होगा, ये जो आर्मर्ड व्हीकल होता है जिसके अंदर जाकर के, अंदर बैठ करके सोल्जर्स मूव करते हैं, जो सैनिक जाते हैं, ऐसे 3,000 से ज्यादा हमवीज भी अब तालिबान के कब्जे में है। सर्वेलेंस के लिए यानी कि निगरानी रखने का जो उपकरण होता है वो भी अब तालिबान के कब्जे में आ गया है। इसमें 16,000 से ज्यादा 29,000 विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले उपकरण हैं, 29,681, 16,035 नाइट विजन डिवाइस हैं जो कि बहुत जरूरी होता है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। 120 रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनका सर्वेलेंस किया जा सकता है, उन पे नजर रखी जा सकती है। ऐसे 120 उनके पास उपकरण हैं और 6 सर्वेलांस बलून, 22 ग्राउंड बेस्ड सर्वेलांस सिस्टम, यानी कि दुश्मन पर नजर रखने के लिए जो ये सर्वेलांस बलून्स है इनको हवा में छोड़ सकते हैं और फिर जमीन पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या आपस में बात कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, ये सर्वेलांस बलून से उन पर लगातार नजर रखी जा सकती है। मारूफ रजा रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मारूफ ये बताइए कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं, बहुत इसके बारे में बात की गई है, इनका तालिबान के कब्जे में आना भारत के लिए क्या चिंता का विषय है और अगर हां तो क्यों? देखिए, ये सब हथियार जो छोड़ के अमेरिका भागा है, ये पहले तो आमतौर पे समझना बड़ा मुश्किल है कि किस हिसाब से अमेरिका ने इन चीजों को अफगानिस्तान में छोड़ा और कोई उनका प्लान भी था कि नहीं था, जिसके तहत अगर ये अफगानी सेना जब तालिबान के सामने घुटने टेक दे, जैसे हमने देखा है, तो फिर हथियारों का होगा क्या? क्या ये पाकिस्तान को एक किस्म से तोहफा दे के जाना चाहते थे? ये आपने हमारी पीठ पे कई चाकू मारे, लेकिन फिर भी आपने हमको 20 साल के लिए वहां लड़ने और डूबने दिया। क्या ये चाहते थे कि एक और लड़ाई वहां छिड़ जाए जिसमें अमेरिका का फिर एक किस्म से कॉन्ट्रैक्टरों का हथियार बेचने का और सौदागिरी करने का मौका मिले, जिससे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री और बढ़े और फूले? या क्या इनकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर थी कि इन्होंने इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया? अगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर थी तो अब ये
नाम ले लेकर और निशाना ले लेकर एक से एक आईएसके या आईसिस खुरासान के लीडरों को कैसे ये ड्रोन से मार रही है। तो ये सब चीजों का सवालों का जवाब आसान नहीं है, समय लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि आपके सवाल का जवाब आसान है। ये हथियार जो खास करके हैं, ये ज्यादातर पाकिस्तान इनको लेगा और इनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में ही तालिबान को पाकिस्तान ने भेजा है और उनका दूसरा लक्ष्य था तालिबान के साथ कि अफगानिस्तान से आगे ईरान और सेंट्रल एशिया के देशों के ऊपर भी एक किस्म से पाकिस्तान का दबाव इनके जरिए पहुंचे। जी, और दूसरी अभी बात यह है, मारूफ एक सेकेंड, आप अगर आप रुकेंगे तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पहली बार तालिबान के कब्जे के बाद एक वीडियो सामने आया है जहां कांदाहार में जो गवर्नर हाउस का कॉम्पाउंड है वहां पर ब्लैक हॉक की लैंडिंग की गई है। ये वीडियो अभी आया है, अशफाका न्यूज ने ये वीडियो बाहर किया है और इसमें गवर्नर हाउस के कॉम्पाउंड जो है कांदाहार में, उसमें ब्लैक हॉक को लैंड किया जा रहा है। क्या ये भी एक चिंता है मारूफ कि ये जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं वो चाइना के हाथ में जा सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी उनके हाथ में पड़ना हमारे लिए ज्यादा चिंता का सबब होगा? ये भी आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि पुराना चाइना का इतिहास है। जब उनका रूस के साथ रिश्ता था सन 1950 से लेके सन 1964-65 तक, उन्होंने रूस के काफी हवाई जहाजों की नकल निकाल के अपनी खुद की एक हवाई सेना बना दी थी, वायुसेना बना दी थी। और अभी पिछले 8-10 साल में चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि अमेरिका का F-35 जो दुनिया का सबसे काबिल एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन बोलते हैं, उसकी भी डिजाइन चाइना ने चोरी करके अपना खुद एक उस किस्म का हवाई जहाज चाइना ने बना दिया है। तो चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग और कॉपी करने में माहिर है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात है कि तालिबान इन सब के ऊपर कब्जा कर चुका है। जो अफगान सैनिक थे जिनको अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी इन हेलीकॉप्टरों को, हमवी गाड़ियों को चलाने के लिए, और जो भारी भारी हथियार हैं, जो हल्के हथियार थे वो तो तालिबान उसको जानते हैं, जैसे क्लैशनिकोव राइफल वगैरह है, लेकिन इन जो मोटे हथियार हैं इनके ऊपर अमेरिका ने आमतौर पर 2 किस्म से सिक्योरिटी लगाई थी। एक तो आई से, जो आपके आई का जो पिक्चर होता है वो, उससे इसका लॉकिंग डिवाइस खुलता है, और दूसरा थंब इंप्रेशन से होता है जिससे इनका लॉकिंग डिवाइस खुलता है जब आप इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मोल्ला उमर की तरह जो तालिबान का फाउंडर और लीडर था, वो भी बेवकूफ की तरह एक टूटे हुए मोटरसाइकिल पे बच्चे की तरह बैठ के आवाज निकालता था और सोचता था किसी दिन मोटरसाइकिल चलाऊंगा। तालिबान में कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन ज्यादातर तालिबान के साथ मिले जुले हैं पाकिस्तान आर्मी के अफसर जो सर्विंग हैं और रिटायर्ड हैं, और जब जो ये दाढ़ी वगैरह टर्बन लगा के इन सब हथियारों पे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस किस्म से पाकिस्तान को हथियार का एक किस्म से छप्पर पहाड़ के जो मिला है, ये अब अगले 10 से 20 साल तक पाकिस्तान सेना को कुछ खास इस किस्म से जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए होंगे। इनकी खासियत ये है कि जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है कि ये कम से कम 15 से 18 टैंकों को बर्बाद करने के बाद एक हेलीकॉप्टर को आप आसमान से उड़ा सकते हैं। तो आप सोचें कि अगर आपकी टैंकों की आबादी इतनी है कि आप पाकिस्तान के अंदर हमला करने का सोच रहे हैं, तो ये भी मद्देनजर रखना है कि ये ऐसी चीज है कि झाड़ियों के पीछे से छुपकर आके आपके टैंकों को हमला करके वापस छुप सकता है। तो स्टडीज ने बताया, जितनी पढ़ाई हुई है इसके बारे में, कि एक स्क्वाड्रन टैंक को तो आराम से नष्ट कर सकता है। स्क्वाड्रन होता है करीब 14 टैंक का। दूसरी बात यह है कि हमवी व्हीकल जो है, ये इंसर्जेंसी और आतंकवादी जो काफिले हैं इनको आगे बढ़ावा देने के लिए ये डेजर्ट या रेतीला टेरियन के अंदर बड़े आसानी से इस्तेमाल होती हैं, और इनको आर्मर्ड कार कहा जाता है या आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल कहा जाता है। इनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हर जगह यूज करेगा, खाली इंडिया के खिलाफ नहीं। लेकिन अमेरिका का पुराना भी इतिहास रहा है
दो चीजों का। एक तो जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लिया था रूस की सैनिक को भगाने के लिए, तो उन्होंने पाकिस्तान में बहुत पैसे डाले थे जनरल जियाउल हक के टाइम पे जी। और रावलपिंडी के नजदीक एक डिपो है जिसका नाम है ओजीडी। उस डिपो में पाकिस्तान को पैसा दिया गया था कि आप दुनिया भर से कहीं से भी हथियार खरीद के इकट्ठे करो और इनको मुजाहिदीन को दो जो रूस की सेना को भगाए वहां से। और रूसी सेना तो खुद ही थक के भाग गई, लेकिन मुजाहिदीन ने इसकी क्रेडिट ली। लेकिन आधे से ज्यादा हथियार पाकिस्तानी आईएसआई और सैनिकों ने इसको दबा के रखा इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, जैसे हमने 1990 और उसके बाद दिखाए। ज्यादातर ये जो मार्किंग है ये वहां की है। दूसरी, अमेरिका ने वहां पे स्टिंगर मिसाइल भी भेजा था। ये स्टिंगर मिसाइल ऐसी चीज है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के ऊपर भी मार गिरा सकती। कहते हैं जनरल जियाउल हक भी जो एयर क्रैश में मरे थे, उनके ऊपर किसी ने एक स्टिंगर मिसाइल ही फायर किया था। हीट सीकिंग मिसाइल होती है, मतलब जो गर्मी निकलती है हवाई जहाज से उसकी तरफ वो मिसाइल जाता है और उसको नष्ट कर देता है। अब बाद में अमेरिका पैसे दे रहा था लोगों को कि वो मिसाइलों को वापस खरीदने के लिए। तो ये बेवकूफी जो हुई है इसका मैं इसको अभी आपके चैनल में आसानी से डिफाइन नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता, लेकिन जो भी सिक्योरिटी के मामले में जानते हैं वो मेरे साथ मंजूर करेंगे कि इतना बड़ा डिजास्टर पिछले 30 से 40 साल में तो नहीं हुआ है। और अमेरिका से जब ये सवाल पूछा जाता है मारूफ, तो वो अपनी सफाई में कहते हैं कि ये सारे हथियार या असलाहा वो अफगान सेना के लिए देकर के जा रहे थे, वो तो अफगान सेना ने अपने घुटने टेक दिए, इसीलिए वो तालिबान के कब्जे में अब आ गए हैं। पर कीमत किसको चुकानी पड़ेगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मारूफ, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।